लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी दलों खासतौर पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के सामने उपचुनाव की परीक्षा होगी। इस बार के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सदस्य संसद पहुंचे हैं। ऐसे में अब उनकी खाली हुई सीट पर न सिर्फ प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन करना होगा, वहीं इन सीटों को जीतकर आगे के लिए संदेश देना भी बेहद जरूरी है। विधायकों के इस्तीफा देने का सिलसिला जारी है। समाजवादी पार्टी के 4 और भारतीय जनता पार्टी के 5 विधायक सांसद बने हैं और इस लिहाज से ये उपचुनाव दोनों ही खेमों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल भी है। इस बार के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के नतीजों ने इस बार सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को निराश किया है, जहां 2014 और 2019 के मुकाबले सीटें घटकर आधी रह गई हैं। पर अब आगे विधानसभा उपचुनाव का लक्ष्य है। यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद 9 सीटें खाली हुई हैं जिनमें विधानसभा चुनाव होना है। वहीं आपको बताते चलें, लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित समाजवादी पार्टी के लिए भी ये चुनाव काफी खास होगा। वजह यह है कि सपा ने लोकसभा चुनाव में कमबैक किया है। वहीं सूत्रों की माने दोनों ही पार्टियां प्रत्याशियों के नाम पर जल्द फैसला ले सकती हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के वे एमएलए जो 2024 का लोकसभा चुनाव जीत कर आए हैं, जिसकी वजह से ये 9 विधानसभा की सीटें खाली हुई हैं और वहां पे चुनाव होना है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव का। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से विधायक थे। इस बार कन्नौज लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक को 1,70,922 वोटों से पराजित किया है। यहां पर अगर देखें तो करहल विधानसभा सीट का चुनाव इस बार काफ़ी दिलचस्प होना है, क्योंकि बीजेपी को एक तरीके से कहें उत्तर प्रदेश में तगड़ा झटका लगा है और 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जानकारों का कहना है कि एक तरीके से सेमीफाइनल है। यहाँ पर जो है वो एक तगड़ी परीक्षा है। तो यहाँ पे अगर देखें तो इन सीटों पर और ख़ास तौर पर करहल की जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर मुकाबला काफ़ी दिलचस्प देखने के लिए मिल सकता है। अब वहीं इस लिस्ट में आगे नाम आता है समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद का, जो कि फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से विधायक थी। इस बार फैजाबाद यानी अयोध्या लोकसभा चुनाव 2024 में अवधेश यादव ने समाजवादी पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह को 54,567 वोटों से हराया है। यहाँ पर ये वही लल्लू सिंह है जिन्होंने, जैसे कि बीजेपी का नैरेटिव था 400 पार का और संविधान को बदलने की बात कही, तो उसका सीधा नुकसान जो वो कहीं ना कहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी को झेलना पड़ा। इस बार फैजाबाद यानी अयोध्या की जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट है, काफ़ी दिलचस्प मुकाबला है। बीजेपी के लिए एक कड़ी चुनौती है और खासकर योगी आदित्यनाथ के लिए यहाँ पर कड़ी चुनौती है। जिस तरीके से अयोध्या वासियों को ट्रोल किया गया पूरे देश में, ये कहीं ना कहीं काफ़ी निंदनीय है, क्योंकि लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार है। आप किसी को भी वोट दे सकते हो। इस तरीके से ट्रोल करना, अगर आप इस चीज़ से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें। इसके अलावा इस लिस्ट में आगे नाम आता है समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान बर्ग का। मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट से ये विधायक थे। इनके बारे में आपको बता दें, संभल लोकसभा सीट से सांसद रहे डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग के ये पोते हैं। उनकी डेथ होने की वजह से ये सीट कहीं ना कहीं खाली हुई। इसके बाद इनको संभल लोकसभा सीट से टिकट दिया गया और इन्होंने परमेश्वरी लाल सैनी को इन्होंने 1,21,494 वोटों से यहाँ पर शिकस्त दी। तो ये सीट भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पाले में एक तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम बहुल ये सीट है। तो उस लिहाज से भी यहाँ पर सीधा सीधा फ़ायदा एक तरीके से कहें तो समाजवादी पार्टी को होता हुआ जो उपचुनाव है उनमें भी देखने को मिल सकता है। अब वहीं इस लिस्ट में आगे नाम आता है भारतीय जनता पार्टी के अनूप वाल्मीकि प्रधान का। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से ये विधायक थे। इस बार हाथरस लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी के जसबीर वाल्मीकि को 2,47,318 वोटों से इन्होंने पराजित किया है। चुनाव में यहाँ पर बीजेपी को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी होगी, जो विधानसभा का चुनाव है वो कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव से अलग जो है वो नज़र आता है और अलग तरीके से यहाँ पर चुनाव होता है, क्योंकि कुछ जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी हावी रहते हैं। तो बीजेपी के लिए एक तरीके से देखें तो चुनौती यहाँ पर भी बरकरार जो है वो बनती हुई नज़र आ सकती है। अब वहीं इसके अलावा इस लिस्ट में आगे नाम आता है भारतीय जनता पार्टी के अतुल गर्ग का। गाजियाबाद विधानसभा सीट से ये विधायक थे। इस बार गाजियाबाद लोकसभा चुनाव में इन्होंने कांग्रेस पार्टी की डॉली शर्मा को, यहाँ पर अगर बात करें,
36,965 वोटों से यहाँ पर हराया है। तो यहाँ पर जो है ये सीट भी जो है वो एक तरीके से खाली हुई है, तो यहाँ पर भी उपचुनाव होना है। अब क्या यहाँ पर नतीजे उपचुनाव में आएंगे, ये भी अपने आप में देखने वाली बात होने वाली है। अब इस लिस्ट में आगे नाम आता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण पटेल का। फूलपुर विधानसभा सीट से ये विधायक थे। इस बार फूलपुर लोकसभा चुनाव में प्रवीण पटेल ने समाजवादी पार्टी के अमरनाथ सिंह मौर्य को 4332 वोटों से पराजित किया। तो यहाँ का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प और कांटे की टक्कर का रहा। तो यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव होंगे यानी उपचुनाव होंगे, तो बीजेपी के लिए यहाँ पर फूलपुर में इस बार कांटे की टक्कर और एक बड़ी चुनौती यहाँ पर मिलती हुई साफ तौर पर नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पर जो इंडिया अलायंस के जो नेता हैं, इसके अलावा समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, और अगर हम लोग बात करें कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं और भी जो छोटे छोटे दल हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो वो इंडिया अलायंस का समर्थन करते हुए आपको ज़रूर नज़र आएंगे। तो उस लिहाज से भी बीजेपी के लिए फूलपुर की जो सीट है विधानसभा की, यहाँ पर अगर देखें तो कांटे की टक्कर और एक तरीके से कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलने की पूरी संभावना यहाँ पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आगे नाम आता है रालोद के चंदन चौहान का। मीरापुर विधानसभा सीट से ये विधायक थे। इस बार बिजनौर लोकसभा चुनाव में इनको टिकट मिला और यहाँ पर अगर देखें तो चंदन चौहान ने यहाँ पर दीपक को, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से थे, 37,508 वोटों से यहाँ पर पराजित किया है। तो अगर देखें तो यहाँ पर मुकाबला काफ़ी दिलचस्प रहा, काफ़ी कांटे की टक्कर रही यहाँ पर चंदन चौहान और दीपक के बीच। इस बार जो है वो लोकसभा जो विधानसभा चुनाव होंगे यानी जो उपचुनाव होंगे, तो उसमें बाई इलेक्शन में भी यहाँ पर कांटे की टक्कर है। और ये सीट अगर देखें तो राष्ट्रीय जो लोकदल है उनके खाते में गई, यानी जयंत चौधरी की पार्टी के खाते में। तो एक तरीके से यहाँ पे देखिए तो बड़ी चुनौती यहाँ पर जयंत चौधरी के लिए भी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। तो काफ़ी मुकाबला यहाँ पर भी काफ़ी दिलचस्प होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर 2027 के लिहाज से ये चुनाव जो चुनाव है, कहीं ना कहीं चुनाव काफ़ी जो है एक तरीके से अहम माने जा रहे हैं। अब वहीं इस लिस्ट में आगे नाम आता है निषाद पार्टी के विनोद कुमार बिंद का। मिर्जापुर जिले की माजबा विधानसभा सीट से ये विधायक थे। इस बार भदोही लोकसभा चुनाव में इनको टिकट मिला। इन्होंने कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को 44,072 वोटों से पराजित किया। तो यहाँ पर भी मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। अब वहीं आपको बताते चलें, पिछले चुनाव राज्यसभा के चुनाव हुए थे, उसमें क्रॉस वोटिंग के चलते समाजवादी पार्टी अपने इन एमएलएज को जो है वो बर्खास्त कर सकती है। जिसमें अगर बात करें 7 एमएलए हैं, जिसमें मनोज पांडे हैं, राकेश पांडे हैं और राकेश प्रताप सिंह है, अभय सिंह है और विनोद चतुर्वेदी हैं, पूजा पाल हैं और आशुतोष मौर्य हैं, जो बिसौली विधानसभा सीट से विधायक थे। तो इन्होंने क्रॉस वोटिंग की, यानी बीजेपी के पक्ष में कहा जाता है कि इन्होंने वोटिंग की। उसके लिहाज से यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी है अगर कहीं ना कहीं वो कार्रवाई करती है तो इन सीटों पर भी यहाँ पर चुनाव देखने के लिए मिल सकते हैं। तो काफ़ी अहम है। और बीजेपी के लिहाज से अब आपको यहाँ पर बताते चलें, क्योंकि एक तरीके से ये जो चुनाव है 2024 का 2027 में जो आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, वो एक तरीके से सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और ख़ासतौर पर योगी आदित्यनाथ जो है वो एक काफ़ी दबाव में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और तो ये भी एक है। और एक तरीके से जो समाजवादी पार्टी है, इसके अलावा इंडिया अलायंस है, वो काफ़ी उत्साहित है जो आगामी चुनाव होंगे। तो इस लिहाज से देखें तो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं इंडिया अलायंस की। अगर हम लोग बात करें खासतौर पर अखिलेश यादव, उसके अलावा जो और अन्य पार्टियां हैं यानी जो सहयोगी दल हैं। अब यहाँ पर सबसे जो अहम चीज़ है यहाँ पर जो देखने को मिलेगी इस चुनाव में से साफ होगा। और जितना अगर ये चुनाव बीजेपी हारती है, जो यहाँ पर उपचुनाव होंगे, बाई इलेक्शन होंगे, तो बीजेपी के ऊपर दबाव और बढ़ेगा। और सबसे अहम जो सीट है यहाँ पर वो अयोध्या जो लोकसभा की सीट की हम लोग बात करें, वो भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर अहम है। अगर वहाँ भी बीजेपी अगर इस बार भी जीत नहीं पाती है तो एक तरीके से बीजेपी के लिए और मुश्किलों का 2027 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बड़ी चुनौती बढ़ेगी और जो आगामी लोकसभा चुनाव होगा बीजेपी पे चुनौतियां कम नहीं होंगी। और सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है जिसके बारे में करें, अयोध्या की जो सीट है, अगर भारतीय जनता पार्टी इसको नहीं जीतती है, जिस तरीके से जो अयोध्या वासी हैं उनको ट्रोल किया गया, उन पे अभद्र जो है वो टिप्पणियाँ की गई, अपने आप में एक ये शर्मनाक है। लोकतंत्र में इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। तो ये एक अहम मुद्दा है। तो बीजेपी को अयोध्या चुनाव जीतने की एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा
कई ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी बहुत कम मार्जिन से चुनाव जो है वो हारी है, तो वहां भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जितना सोच रही थी उससे कहीं अधिक सीट मिली है, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जो कांग्रेस पार्टी है वो भी काफ़ी गदगद है। और अगर इस चुनाव में एक चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है कि जो निर्दलीय जो दल हैं वो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी एक तरीके से बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में, तो कहीं ना कहीं जो छोटी पार्टियां हैं उनका सपोर्ट भी अगर देखें तो वो एक तरीके से विपक्ष के साथ ज़्यादा नज़र आ सकता है। तो उस लिहाज से भी यहाँ पर जो है काफ़ी कठिनाइयों का सामना जो है भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल सकता है। अब बीजेपी किस रणनीति के तहत चुनावी मैदान में आती है, ये एक चीज़ दिलचस्प देखनी होगी। और इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं, खासकर समाजवादी पार्टी, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और इसके अलावा जो अन्य छोटे छोटे दल हैं, वो किस तरीके से कॉपरेट करते हैं, किस तरीके से सहयोग करते हैं इन जो आगामी बाई इलेक्शन है, इसमें भी देखना काफ़ी अहम होगा। तो आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप 21 सूच न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।